Okay, so sorry. So we will start with the lecture contents और इसमें जो है वो नजर आ रहा है ना सबको? नहीं नजर आ रहा। नहीं नजर आ रहा? ओ अच्छा, मेरे ख्याल है मैंने शेयर नहीं किया। जी अब आ रहा है? यस मैम। ओके ठीक मुझे है। तो नहीं, एक सेकंड। अच्छा अब आ रहा है जी। ठीक है, ओके गुड। चलें तो हम जो है वो थोड़ा सा रिकैप करेंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। तो इससे पहले जो हमने लास्ट लेक्चर तक फुली कवर किया था, वी टॉक्ड अबाउट स्टीपेस्ट डिसेंट, ठीक है। और जिस तरह से हमने ये देखा हुआ है कि स्टीपेस्ट डिसेंट जो है वो वो हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, बिकॉज वी एक्चुअली वांट टू, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग फॉर इनवर्सेस, अगेन हमने ये सो व्हाट वी एक्चुअली सॉ वाज कि अगर आप सॉल्व करना चाह रहे होते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, तो बाय जो हमारे पास फिल्टर्स जो है, अगर हम उसको सॉल्व करना चाह रहे होते हैं तो उसके लिए जो है वो फिल्टर के कोफिशिएंट्स को कंप्यूट करने के लिए हमारे पास जो वीनर फिल्टर में इक्वेशन आई थी, इट वाज समथिंग लाइक दिस, आर एच इक्वल टू पी, और वेयर आर वाज द कोरिलेशन मैट्रिक्स, जो भी हमारे पास इनपुट होता है। एक्स जो है वो क्रॉस कोरिलेशन वेक्टर था, बी जो है वो क्रॉस कोरिलेशन वेक्टर था विच वाज बिटवीन एक्स एंड द डिजायर्ड आउटपुट डी, और एच जो है वो हमारे पास वेट ऑफ द फिल्टर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। तो इसके लिए भी एक्चुअली 100 के, अगर हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करना चाहें तो हमें आर इनवर्स चाहिए होता है, एंड वी सेड कि आर इनवर्स को कंप्यूट करना, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स जो कि उसको मुश्किल कर देते हैं, जिसकी वजह से वी एक्चुअली फोकस ऑन ग्रेडियंट बेस्ड मेथड्स। और ग्रेडियंट बेस्ड मेथड्स में क्या होता है कि हम ग्रेजुअली जो है वी ग्रेडियंट बेस्ड मेथड, एक तो हमने देखा था कि दे एक्चुअली वर्क इफ वी हैव लोकल मिनिमा के बजाय वी हैव जस्ट वन ग्लोबल मिनिमा, कि हमारे पास इस तरह का कर्व ना हो, जो कि हमारे पास वीनर फिल्टर के केस में है कि इसमें जो है वो आपके कई मिनिमम वैल्यूज़ हैं। तो इसमें ग्रेडियंट डिसेंट या स्टीपेस्ट डिसेंट की अगर हम बात करते हैं तो द थिंग्स कैन बिकम ट्रिकी। लेकिन फिलहाल जो है, क्योंकि हम विनर फिल्टर की रेफरेंस से बात कर रहे हैं और उसमें कॉन्वेक्स ही होता है या जस्ट वन ऑप्टिमम मिनिमम पॉइंट होता है, तो वी कैन सॉल्व विद दैट। और एट द एंड ऑफ द डे जो हमारे पास इसका एम था वो क्या था कि जो कॉस्ट फंक्शन है विच इज़ एक्चुअली बेस्ड अपॉन द एरर, हम अगर आपको याद हो कि वी टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर स्क्वायर, और इसको ये दिस एक्चुअली कम्स आउट टू बी minimum, and then something like this. So it means कि it is dependent upon the gradient of the cost function. और इसको हमने बहुत डिटेल में जो है वो स्टीपेस्ट डिसेंट के केस में जो है वो किया है। और समरी जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ वी विल जस्ट सी कि हमने चार चीज़ें जो हैं उसको हमने ओके आई थिंक रिकैप वाला जो है वो ओके एनीवे, तो रिकैप में जो अगर हमारे पास हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी, वी एक्चुअली टॉक्ड अबाउट 3 थिंग्स जो कि हमने स्टीपेस्ट डिसेंट के केस में बहुत डिटेल में कंप्यूट की थी, डिराइव की थी। एक स्टेबिलिटी की हमने बात की थी, और स्टेबिलिटी के लिए व्हाट वी सॉ कि ये जो हमारे पास स्टेप साइज है, it has to be between 0 and 2 over lambda max, where lambda max is the maximum eigen value of the R matrix, ठीक है। और ये हमने डिटेल में ड्राइव किया था, so I won't be deriving it again, लेकिन इसको जो है वो सिर्फ यहाँ लिखने का मकसद ये है कि हम LMS के केस में जो है दोबारा इनको करेंगे, so we will need to compare them with steepest descent, तो इस केस में जो है we will see के कंपैरिजन में चेंजेस या सिमिलैरिटीज कैसे होती हैं, ठीक है। दूसरी जो चीज़ हमने देखी थी वो ये कि वी टॉक्ड अबाउट द ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑफ
स्टीपेस्ट डिसेंट, जिसमें हमने ये कहा था कि हमारे पास जो h ऑफ n है इट एक्चुअली, और nth इटरेशन पे जो हमारे पास h की वैल्यू है इट डिपेंड्स अपॉन द, इट इज एक्चुअली इक्वल टू द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ h प्लस summation I from 1 to n minus 1 minus mu lambda I n vi prime 0 qi. ठीक है, दिस वॉज एक्चुअली अगेन समथिंग इम्पॉर्टेंट विच वॉज सेइंग कि हमारा जो भी किसी भी इटरेशंस के बाद जो हमारे पास वेक्टर वेट वेक्टर है that actually depends upon the optimum weight vector plus summation of number of terms which are exponentials, और वो exponential किस चीज से derive हो रहे हैं by the step size and all the eigenvalues and they are actually contributing toward the direction of specific eigenvectors. For example, अब मेरे पास जो पहला lambda I वाली term होगी that will be contributing in the direction of q1, पहला आइगन वेक्टर जो है. दूसरा वाला जो हमारे पास जो भी होगा दैट विल बी कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड द सेकंड वन. एंड देन यहाँ से जो हमने एक और चीज़ देखी थी वो ये कि डीके जो होता है या जो भी हमारे पास समेशन है, अगर हम इसको मिनिमाइज करना चाहते हैं तो इसको हम कम करना चाहते हैं ना. इफ़ वी वांट के हमारे पास जो भी वेट वेक्टर है वो ऑप्टिमम के करीब तरीन आ जाए तो इसको हम कम करना चाहते हैं, विच मीन्स कि हम ये एक्सपोनेंशियल जो है इसका डीके बहुत तेज़ी से चाहते हैं सो दैट हमारे पास ये जो टर्म्स बाकी हैं वो कम हो जाए. लेकिन ये कि इसकी बेस पे ट्रांजिएंट बिहेवियर डिसाइड हो रहा होता है कि आपके पास जो भी फ्लक्चुएशंस है वो कैसी होंगी, किस डायरेक्शन में होंगी, नहीं होंगी. एंड वी सॉ दैट कि ये टाइम कांस्टेंट वगैरह जो है वो हमने करके देखा था कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा होता है. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट अ नंबर ऑफ थिंग्स. और जो एक और चीज़ हमने इंपॉर्टेंट देखी थी वो थी लर्निंग कर्व. ठीक है, विच वॉज एक्चुअली द प्लॉट ऑफ योर कॉस्ट फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ इटरेशंस, कि आप जितनी दफ़ा जो है वो करते हैं. बिकॉज हमने ये चीज़ देखी थी कि जितनी दफ़ा आप वो जो भी मेथड है उसको रिपीट करेंगे उतना ही एरर जो है वो कम से कम होता चला जाना चाहिए. और इसको जब हम करते हैं तो इट शुड बी समथिंग लाइक दिस, मतलब अगर बहुत इन्फिनिटी तक चले जाएं तो इट शुड बी इक्वल टू 0. ये तो खैर स्टीपेस्ट डिसेंट का रिकैप हो गया. जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये कि जो लोग पिछली क्लास में थे प्रेजेंट या जिन्होंने जो है वो लेक्चर देखने का उनको मौका मिल गया है, वी टॉक्ड अबाउट स्टीपेस्ट डिसेंट एज अ डिटर्मिनिस्टिक मेथड. व्हाट डज इट मीन, कोई बताएगा? और क्योंकि उसको हमने डिटर्मिनिस्टिक कहा था इस वजह से वी एक्चुअली मूव टूवर्ड्स LMS. कौन बताएगा? Anyone? और चलें, लेट मी एक्चुअली ओपन दिस स्लाइड. वैसे तो मैंने, मेरा ख्याल है स्लाइड्स पिछली दफ़ा की तो शेयर भी की थी, इस दफ़ा की खैर मैंने नहीं की हुई शेयर. लेकिन एनीवे, सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि डिटर्मिनिस्टिक सर्च मेथड का क्या मतलब है कि आपके पास देयर इज़ नथिंग स्टोकेस्टिक इन दिस सर्च मेथड. ओके, जबकि हम ये कह चुके हैं कि इनपुट जो है वो हमारे पास स्टोकेस्टिक है, हमारे पास जो डिजायर्ड DN है दैट इज आल्सो रैंडम वेरिएबल. सो हाउ कैन वी से कि इट इज अ डिटर्मिनिस्टिक सर्च मेथड. व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज कि अगर आप को याद हो इन द केस ऑफ स्टीपेस्ट डिसेंट, नंबर ऑफ थिंग्स जो कि हमें चाहिए होती हैं जिसकी वजह से हम उसको प्रोसीड कर सकते हैं. वो एक तो ये कि स्टार्टिंग पॉइंट, कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया. दूसरा ये कि ग्रेडियंट वेक्टर, कि हमारे पास जो है वो एक पर्टिकुलर अगर आप डायरेक्शन में हैं तो वहाँ से आपने कहाँ पे मूव करना है. और ग्रेडियंट वेक्टर में जो है, अगर अगेन दोबारा हम उसको वापस तो नहीं जाएंगे, लेकिन व्हाट वी सॉ वाज कि अगर ग्रेडियंट वेक्टर की हम बात करते हैं तो दिस इज एक्चुअली, इट वाज अ फंक्शन ऑफ R and P. ठीक है, R इज अ कोरिलेशन मैट्रिक्स एंड P इज द क्रॉस कोरिलेशन मैट्रिक्स. ठीक है, और इसके अलावा जो है स्टेप साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है. अच्छा, अब इस केस में जो
स्टीपेस्ट डिसेंट के केस में जो सबसे ज़्यादा इशू वाली चीज़ है वो ये कि वी अस्यूम कि वी हैव आर अवेलेबल, विच मीन्स के वी हैव expected value of x of n and x transpose of n available. ओके अब एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर किसी चीज़ की आप ले रहे होते हैं तो उसका व्हाट इज़ द इनहेरेंट अजम्पशन, वी एक्चुअली अस्यूम कि हमारे पास इसकी डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है ना, पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी आप इनपुट अगर ले रहे हैं, अगर मैं रैंडम वेरिएबल ले रही हूँ और मैं आपको कह रही हूँ कि जी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज एनीथिंग व्हाटएवर, जो भी मेरे पास कोई भी नंबर आ रहा है, तो व्हाट आई एम क्लेमिंग इज कि आई नो दिस होल इनपुट, और या इसकी डिस्ट्रीब्यूशन मुझे पता है कि पीडीएफ कैसी है, इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, तो उसकी बेस पे मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू को कंप्यूट कर सकती हूँ, विच मीन्स कि हम आर को सिर्फ उसी वक्त कंप्यूट कर सकते हैं जब हमारे पास जितने भी इनपुट के सैंपल्स थे वो सारे हमारे पास आ चुके हैं, एंड देन हमें उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है, और हमने ये चीज़ कंप्यूट करके उसकी एक्सपेक्टेशन जो है उसको फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली पी के लिए भी जो है वी आर अस्यूमिंग कि हमारे पास एक्स और डी जो है वो फुली अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से जो है वो हम एक्सपेक्टेशन जो है निकाल के क्रॉस कोरिलेशन मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, क्रॉस कोरिलेशन वेक्टर निकाल रहे हैं, या इन अदर वर्ड्स वी अस्यूम कि ए प्रायोरी जो है हमें R and P is given, and once R and P is given, तो उसके बाद आप जब ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं तो R and P don't change, और इस डिटर्मिनिस्टिक किस तरह से हो गया कि once you have आर एंड पी आपको एक दफ़ा मिल गया है, तो जब भी आप ये वैल्यूज़ लगाते हैं, दिस इज़ द इक्वेशन जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसमें आर एंड पी आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ इटरेशंस या जिस टाइम के ऊपर आप इसको कंप्यूट कर रहे हैं, ये तो एक कांस्टेंट हो गया, बट द इशू इज़ कि एक्चुअल सिनेरियो में आर एंड पी आर नॉट अवेलेबल बिकॉज ऑफ द रीज़न कि आपके पास जो भी आप ये अस्यूम कर लेना कि जो एक्स ऑफ एन है दैट इज काइंड ऑफ अ पॉपुलेशन, कि आपके पास जो है वो नंबर ऑफ सैंपल दैट सपोज के थाउजेंड्स में इसके सैंपल्स अगर मौजूद हैं, तो आप सारे के सारे यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव ऑल द सैंपल्स फर्स्ट एंड देन यू फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन और फिर एक्सपेक्टेशंस आप ले रहे हो। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी एक्चुअली डू इज कि जो चीज़ पॉसिबल है हमारे लिए वो ये है कि हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू से जो है अप्रोक्सीमेट करते हैं इन दोनों को, या आप ये कह लें कि जो हमारे पास पॉपुलेशन है उस पूरे पॉपुलेशन के बजाय वी टेक अ सैंपल ऑफ दैट पॉपुलेशन, और उस सैंपल से जो है वो हम यानी इंस्टेड ऑफ कंप्यूटिंग आर एंड पी आई विल कंप्यूट आर हैट एंड पी हैट, विच मीन्स के अप्रोक्सीमेशन ऑफ आर एंड पी करेंगे, एंड दैट अप्रोक्सीमेशन विल चेंज विद टाइम, बिकॉज अभी मेरे पास जो फर्ज करें कि मैं कहती हूँ कि ओके लेट्स सपोज कि एक्चुअल एक्स जो है उसमें 10,000 सैंपल्स थे, एंड आई कैन नॉट अफोर्ड टू फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द होल 10,000 सैंपल्स को लेके मैं नहीं कंप्यूट कर सकती। नेक्स्ट ऑप्शन कैन बी कि मैं क्या करूँगी कि आई विल टेक द फर्स्ट 100 सैंपल, आई विल वर्क विद दैम फॉर द फर्स्ट iteration जो भी मैं करूँगी, and then I will for the next time instant I will take the next 100 sample, and then maybe overlap के साथ maybe non overlapping, again it depends कि हम किस तरह से decision करते हैं, but what we are saying is कि हम chunks में लेके और उससे expectation को approximate करेंगे, या हम ये कह रहे हैं कि somehow जो ये expected values हैं इनको मैं data driven कर रही हूँ कि मेरे पास जो सैंपल्स हैं उससे ही मैं इसकी अप्रोक्सीमेशन कंप्यूट कर रही हूँ, और इंस्टेड ऑफ यूजिंग दोज एक्सपेक्टेड वैल्यूज मैं उस अप्रोक्सीमेशंस को यूज कर रही हूँ। फायदा क्या है इस चीज़ का, नुकसान क्या है? फायदा तो सबसे ज़्यादा ये है कि आपके पास कंप्यूटेशन जो है वो आपके पास बेसिकली इट इज़ समथिंग दैट इज़ रियलाइजेबल, ठीक है, कि क्योंकि आपके पास जो डेटा आ रहा है उसी को आप चंक्स में उठा के और उसी से कंप्यूट करते जा रहे हैं, बजाय इसके कि आपको उस डेटा की तमाम स्टेटिस्टिक्स अवेलेबल हों, या अगर आपको स्टेटिस्टिक्स चाहिए भी हैं तो चंक ऑफ द डेटा की चाहिए, नॉट द होल डेटा जिसकी आप कह रहे हैं, या आप ये कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन जो है वो आप एंड में लगा सकते हैं, बजाय इसके कि आप शुरू में आर और पी को कंप्यूट करने के लिए जो है वो एक्सपेक्टेशंस यूज़ कर रहे हैं। दूसरी लेकिन नुकसान क्या होगा इस अप्रोच का? जी, अगर फर्ज करें कि मैं होल के बजाय जो है एज अ पार्शियल चीज़ें लेके जो है वो कर रही हूँ, तो व्हाट विल बी द जी उसमें एक्यूरेसी
जी, कि उसमें जो है वो आपके पास एरर ज्यादा आएगा ना, बिकॉज व्हाट वी आर सेइंग इज दिस इज, इसको उसी तरह से समझने की कोशिश करें कि जिस तरह पॉपुलेशन और सैंपल की बात करते हैं, कि अगर आपने एक चीज पूरी पॉपुलेशन के ऊपर लगानी है तो डेफिनेटली दैट विल बी मोर एक्यूरेट एज कम्पेयर टू मैं कि उसके सैंपल्स को उठा के और उसके बाद उसके ऊपर जो है चीज़ों को अप्लाई करने। बेशक हम सैंपल्स बहुत दफ़ा ले रहे हैं, लेकिन द थिंग इज कि सैंपल कैन नेवर रिप्लेस द ओवरऑल पॉपुलेशन, बट द थिंग इज कि सैंपल की इंफॉर्मेशन अस्यूम कर लेना कि दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल, दैट इज अगेन समथिंग विच इज अजम्पशन। मतलब बाय अजम्पशन इट इज़ पॉसिबल, लेकिन प्रैक्टिकल सिनेरियो में इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये जो LMS है हम इसमें यही काम करते हैं कि वी एक्चुअली लीस्ट मीन स्क्वायर एल्गोरिदम है जिसको हम LMS का एल्गोरिदम करते हैं। और उस केस में हम क्या कर रहे होते हैं कि ओके ये वाला जो मैंने रीकैप लिखा हुआ है, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट टिल LMS, के हमने जो सबसे पहला हमने देखा था कि इन ऑर्डर टू सॉल्व जो सबसे पहली अप्रोच है वो तो ये है कि आप डायरेक्टली सॉल्व करें R इनवर्स के साथ। लेकिन हमने ये देखा कि दैट अप्रोच इज नॉट वेरी प्रैक्टिकल बिकॉज R इनवर्स को कंप्यूट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी हमने ये अस्यूम किया कि जी हम ग्रेडियंट स्टीपेस्ट डेसेंट पे पहुंचे, एंड देन अगेन इन दैट केस हम R इनवर्स तो नहीं ले रहे, बट हम अगेन ये अस्यूम कर रहे हैं कि R and P आर स्टिल अवेलेबल, ठीक है। लेकिन उसके अगेन एंड देन वी सी कि दिस इज अगेन समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल। सो इंस्टेड ऑफ दैट वी एक्चुअली मूव टूवर्ड्स LMS। और why do we need LMS? Because we want to रियल सिनेरियो में डेटा से ही आप अप्रोक्सीमेट करके चीज़ों को और सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द LMS? LMS is a method that is based on the same principle as a method of steepest descent, ठीक है। सो एक तो ये याद रखें कि दिस इज अगेन ग्रेडियंट बेस्ड मेथड, ठीक है, कि बिल्कुल उसी तरह से है। और ये चीज़ इसलिए याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि हम पैरेलल कंपैरिजन देखते रहेंगे थ्रू आउट जो हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ग्रेडियंट बेस्ड मेथड है, लेकिन इस केस में व्हाट हैपेंस इन दिस केस द स्टैटिस्टिक्स ऑफ द डेटा आर एस्टिमेटेड कंटिन्यूअसली, ठीक है। और विच मीन्स कि हम ये नहीं कहते कि हमें परफेक्टली जो है वो उसकी स्टेटिस्टिक्स शुरू से एंड तक पता है, बल्कि ये कि हम चंक्स लेते हैं और चंक की स्टेटिस्टिक्स जो है वो डेटा से एस्टिमेट कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से एक तो ये फ़ायदा है कि आपको जो है वो तमाम का तमाम वो नहीं चाहिए होता। दूसरी चीज़ जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि देखें, अगर मैं स्टीपेस्ट डिसेंट की बात करती हूँ तो हमने अगर R और P पहले कंप्यूट कर लिया है शुरू में, लेट्स सपोज कि मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ सैंपल्स थे और मैंने उससे कंप्यूट किसी तरह कर लिया, लेकिन इट मीन्स कि अगर मेरे पास कहीं पे जाके जो है कोई वेरिएबिलिटी आती है, कोई चेंजेस आती हैं, तो आई एम नॉट एबल टू अडेप्ट टू दैट, बिकॉज मैंने एक दफ़ा ये कंप्यूट कर लिया और मैं उसी का ग्रेडियंट हर पॉइंट पे, यानी व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो भी मेरे पास R और P से J आया है, मैं उसी J का ग्रेडियंट जो है वो हर पॉइंट पे ले रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ अगर स्टीपेस्ट डिसेंट की बात करते हैं तो जो चीज़ चेंज हो रही होती है दैट इज ओनली द पॉइंट जो कि चेंज हो रहा है। आपके पास ग्रेडियंट जो वेक्टर है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा होता, बिकॉज ऑफ द रीज़न के वी हैव जो R और P से हमने एक दफ़ा कंप्यूट कर लिया उसी को हम यूज़ कर रहे होते हैं। जबकि LMS के केस में क्या होता है कि बिकॉज दिस इज एस्टिमेटेड कंटिन्यूसली, सो इट मीन्स के इट कैन अडेप्ट टू द चेंजेस इन द सिग्नल स्टेटिस्टिक्स के मीन वेरिएंस जो भी चेंज हो रहा है उसको आप जैसे जैसे मूव हो रहे होते हैं वैसे वैसे, यानी इन अदर वर्ड्स व्हाट वी कैन से इज के डेल्टा ऑफ JN के बजाय हम सम डेल्टा हैट ऑफ JN ले रहे हैं, विच मीन्स कि हम ग्रेडियंट वी आर एक्चुअली कंप्यूटिंग ग्रेडियंट इन अनदर मेथड। और वो अदर मेथड क्या है? इट इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द होल डेटा बट चंक ऑफ डेटा, ठीक है। वो हम आगे देखते हैं कि कैसे होता है। तो इस बेस पे बिकॉज ये अडेप्ट कर रहा होता है, दिस एक्चुअली इज इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ और द ग्रुप ऑफ methods which are called stochastic gradient methods, ठीक है। स्टोकास्टिक क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ऑफ द रीज़न के आपके पास कंटिन्यूसली जो है वो R और P को हम एस्टिमेट कर रहे हैं, एक दफ़ा यूज़ कर एस्टिमेट करके हम उसको थ्रू आउट सेम को यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर आप स्टीपेस्ट डिसेंट की बात करें तो दैट बिलोंग्स टू डिटर्मिनिस्टिक
ग्रेडियंट डिसेंट मेथड जो है उससे बिलोंग करता है, ग्रेडियंट मेथड से, बिकॉज ऑफ द रीज़न के वहाँ डिटर्मिनिस्टिक इन द सेंस है, क्योंकि देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू से तो जहन में आता है कि जब एक्सपेक्टेड वैल्यू है तो फिर डिटर्मिनिस्टिक नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इन द केस ऑफ स्टीपेस्ट डिसेंट आर और पी जो है उसको कंप्यूट करना is stochastic process because they are stochastic, but after that जो आप वेट वाला स्पेस है ना, जहाँ से आप वेट या जो फिल्टर टैप्स कर रहे हैं, उस स्पेस में आप डिटर्मिनिस्टिक सर्च कर रहे हैं, बिकॉज आर और पी को आपने फिक्स कर दिया और वहाँ से आप चलते हैं। जबकि इस केस में हम आर और पी को फिक्स नहीं कर रहे, बल्कि हम वेट वाला जो या हमारा जो फिल्टर टैप्स वाला जो डोमेन है, जो वेक्टर स्पेस है, उस स्पेस में वी आर एस्टिमेटिंग द नेक्स्ट पॉइंट बेस्ड अपॉन जो भी डेटा आता चला जा रहा है। तो इस सेंस में जो है इन द वेक्टर फिल्टर टैप्स स्पेस में जो है, या वेक्टर जो फिल्टर वेट स्पेस जो है, उस केस में हमारे पास जो स्टोकेस्टिक, दिस इज स्टोकेस्टिक gradient method, and steepest descent is a method of deterministic gradient method. और इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि ये नॉइजी हो जाता है, बिकॉज ऑफ द रीज़न के हम फुल डेटा के साथ जो है वो काम नहीं कर रहे। वी विल एक्चुअली सी के क्या हो रहा होता है। ओके, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मूव के ये जो है वो मेथड हम करते क्या है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस मेथड। अच्छा, यहाँ पे जो एक चीज़ में जो मैंने एक नोट लिखा हुआ है बड़ा बड़ा करके, वो ये कि मैं आप सारों ने मुझसे मैथ पढ़ा एंड वी हैव सीन के हम जो है वो मैथ में वेक्टर्स को जो है अंडर बार से रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिसेस को जो है वो कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्केलर्स को जो है वो स्मॉल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं बार। तो इससे पहले जो है ना वो मैं थोड़ी सी डिफरेंट नोटेशन यूज करने की कोशिश कर रही थी मैडम आमना का वो करके, लेकिन मुझे लगता था कि दैट मे बी कंफ्यूजिंग बिकॉज ऑफ द रीजन के उसमें ये नहीं पता चल रहा था कि कौन सी चीज़ वेक्टर है और कौन सी चीज़ स्केलर है, ठीक है। और वो मतलब मुझे खुद कंफ्यूज कर जाती थी बाज़ औक़ात। तो अब फॉर द इन द रिमेनिंग पार्ट जितना भी मैं आपको करवाऊंगी उसमें आई विल कीप द सेम थिंग के जो वेक्टर्स हैं उसको मैं अंडर बार से रिप्रेजेंट करूँगी, मैट्रिसेस को जो है वो कैपिटल से, और जो हमारे पास स्केलर होंगे उसको स्मॉल विदाउट अंडर बार, ठीक है। ओके, सो दिस इज एक्चुअली नॉट समथिंग डिफिकल्ट कि एलएमएस में क्या हो रहा होता है। दिस इज सिंपली द स्टोकास्टिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड, और व्हाट इट डज, दिस इज इम्पॉर्टेंट कि ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई स्क्वायर एन है ना, it actually replaces it with, so what actually happens ke steepest descent was based on this. We approximate, yeah, this is actually steepest descent mein hai, we approximate it with this thing in case of LMS. यानी एक्सपेक्टेशन हम नहीं ले रहे, वी आर जस्ट जो भी हमें पास डेटा से एरर वेक्टर मिल रहा है, वी आर एक्चुअली रिप्लेसिंग आर कॉस्ट फंक्शन बाय द एरर वेक्टर इंस्टेड ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द एरर वेक्टर। सो इन अदर वर्ड्स, अगर मैं स्टेप बाय स्टेप कंपैरिजन करना शुरू करूं तो स्टीपेस्ट डिसेंट के केस में, अच्छा अब आपके पास दिस इज द फॉर्मूला जो कि हमने स्टीपेस्ट जो कि सॉरी यहाँ पे हम करेंगे, बिकॉज यू कैन सी कि मैंने क्या किया हुआ है, ग्रेडियंट ऑफ एरर वेक्टर स्क्वायर किया हुआ है इंस्टेड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर वेक्टर। एवरीथिंग एल्स इज सेम, द फॉर्मूला इज सेम, लेकिन अब इस केस में क्या हो रहा है कि हमारे पास जो ये एरर वेक्टर होगा, इट विल बी एक्चुअली एस्टिमेटेड एट एवरी स्टेप। यानी अगर आप जो है वो ग्रेडियंट डिसेंट के केस में हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस वाज नॉट एस्टिमेटेड ऑन एवरी स्टेप, आर को एक दफ़ा कंप्यूट करके ग्रेडियंट लेके और बस सिर्फ जो पॉइंट था जिसके ऊपर हम ग्रेडियंट ले रहे हैं दैट वुड चेंज। बट इन दिस केस व्हाट विल बी हैपनिंग कि ये जो वेक्टर है ये इटसेल्फ चेंज हो रहा होगा, इसका मतलब है कि हर पॉइंट पे जो है वो ग्रेडियंट भी चेंज हो रहा होगा। ओके, नाउ हाउ डू वी अप्रोक्सीमेट इट?
This was actually for the vector, for the weight vectors जो चेंज आया हुआ है. इसके अलावा हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो क्या थी? कॉस्ट फंक्शन. ठीक है, और जो हमने पूरा का पूरा जब हमने सॉल्व कर लिया था तो वी सॉ के द कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू दिस थिंग. अब इस केस में आई हैव द सेम कॉस्ट फंक्शन, मतलब नॉट सेम कॉस्ट फंक्शन मगर कॉस्ट फंक्शन की कंस्ट्रक्शन जो है एक्चुअली द सेम इन द केस ऑफ स्टीपेस्ट डिसेंट. लेकिन सिर्फ क्या हो रहा है कि जहां पर मेरे पास p था उसको मैंने p हैट से रिप्लेस कर दिया, r को r हैट से रिप्लेस कर दिया, एंड p इज just the multiplication of x of n with d of n, and r hat is actually x of n and x transpose n. Okay. अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि would it be a vector or a matrix? इनमें से एक वेक्टर और एक मैट्रिक्स क्यों है, पहले तो मुझे ये बताइए. ये तो आप खैर पहले भी कर चुके हैं, या इवन अगर आप एक्सपेक्टेशन की बात नहीं भी करते, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि दिस इज अ वेक्टर, राइट? यहाँ पे कर लेते हैं या यहाँ पे ले लेते हैं, जबकि ये मैट्रिक्स है. व्हाई? हाउ एक्चुअली? जी, एनीवन? ये तो बहुत असल में शुरू की चीज है, और बेसिकली दिस वाज वन ऑफ द रीजन कि मैं वेक्टर स्केलर को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाह रही थी, कि क्योंकि मुझे लग रहा था कि आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों को ये चीज़ आपने सोची है कि नहीं सोची. ठीक है, माई क्वेश्चन इज नेक्स्ट उस पर लेके आती हूँ. ये थोड़ा सा ऐसे क्लास से हट के क्वेश्चन है, लेक्चर से, लेकिन एक्चुअली लेट मी जस्ट आस्क दिस इन एनी केस कि अगर मैं p हैट जो है इसको मैंने कहा है कि दिस इज अ वेक्टर एंड r हैट जो है दिस इज अ मैट्रिक्स. ठीक है, क्योंकि वेक्टर और उसको ही कर रहे हैं ना, या इवन अगर आप p की भी आप बात करते हैं तो p वाज अ वेक्टर विच वाज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x ऑफ n dn and r was a matrix. ठीक है, देखने में तो दोनों के दोनों एक ही नहीं लग रहा. Who will tell me? जी, कोई गेस है? कौन कौन? पीसी. सना, मेरा ख्याल है कि शाहजेब तो नहीं है. सना आसिफ और सना मुस्तफ़ा हैं. सना आसिफ आप बताएंगे? एनी आइडिया? देखिए, इट डजंट हैव टू बी राइट. शाहजेब, चलें जी. शाहजेब आप अभी तो नहीं थे ना, इसका मतलब है कि यू डिडंट लिसन टू जो मैंने आपको कहा, जो मैं पूछ रही थी. कोई और बताएगा? वालेकुम अस्सलाम. शाहजेब आप इतना लेट क्यों आते हैं? मैम मेरा कनेक्ट किया था, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था. ये इंटरनेट का इशू था मेरा. मैं स्टार्ट में आपके नहीं आया था इंटरनेट का? अच्छा, जी. सॉरी. चलें ठीक है, मैंने नहीं देखा आपको एक्चुअली. मैं तो अभी एक तो रोल नंबर से मुझे वो नहीं रहते. मुझे सना का पता है, गजाला का पता है, आपका रोल नंबर पता है. बाकी जो 32 34 में हमेशा कंफ्यूज कर जाती हूँ. एक सना आसिफ हैं शायद, और दूसरा जो है वो कौन है? दूसरा कौन है? मैम 34 मेरा है, उसामा का. उसामा का. चलें जी, उसामा बताएंगे मुझे. मैम एक्स मैट्रिक्स जब अपने ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई है तो दो मैट्रिसेस जब मल्टीप्लाई होती हैं तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स ही होती है हमारे पास. एक्स मैट्रिक्स है? एक्स इज नॉट अ मैट्रिक्स. मैं गेस करूं डॉक्टर सादिया? एक मिनट, मुझे पहले जरा उसामा और सना से पूछने दें, फिर मैं आपसे पूछती हूँ.
जी पहले तो चले सना मुझे ये बताएं कि x is x a matrix or a vector or a number? सना आसिफ यस मैम। चलें जी जी बोलें। मैम आप रिपीट कर दें, वो आपकी आवाज कट कट के आ रही है। ओके मैं ये कह रही हूँ कि x जो है वो वेक्टर है, मैट्रिक्स है या नंबर है? मैट्रिक्स, नंबर। मैम वैल्यू होती है। वैल्यू होती है। ओके जी शाहजेब। मैम ये वेक्टर है इनपुट सिग्नल। एक्स वेक्टर है। ओके चलें अब दूसरा क्वेश्चन भी शायद मैं आपसे ही पूछती हूँ कि मुझे ये बताएं कि एक्स और एक्स ट्रांसपोज को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन आई एम सेइंग कि आई एम गेटिंग अ मैट्रिक्स, जबकि मैं एक्स को अगर डीएन के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो आई एम सेइंग कि आई एम गेटिंग अ वेक्टर। व्हाई? दोनों ही वेक्टर नहीं होते? चलें मैम जी ये अब जो जी जी बोलें। मैम ये जो इनर प्रोडक्ट हो रहा है, आई थिंक ये जो आर हैट है जो आर इनर प्रोडक्ट हो रहा है। वन। जी जी ओके तुम्हारे चलें पास जी इसके लिए एक गजाला वैल्यू आप आ बताएं। जाएगी। ओके लेट मी आस्क दैट आल्सो जी। वैसे मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये पता नहीं। डायमेंशंस जी, एक तो डायमेंशंस के ऊपर है कि x जो है वो कॉलम वेक्टर है। ठीक है तो x उस और तो कॉलम वेक्टर है और उसका जो ट्रांसपोज है, जैसे कि अगर ये से 3 रोज जैसे कि कॉलम है ना, तो इसका मतलब 3 रोज हैं 1 कॉलम है, और वो ट्रांसपोज होगा वो 1 रो और 3 कॉलम्स होगा, तो वो खुद ब खुद 3 बाय 3 होगी ना मैट्रिक्स जो आर है। बेसिकली ये चीज जो है ना वो मुझे नहीं याद कि आपने वो लेक्चर अटेंड किया है कि नहीं। पहले हमने मैथ की उसमें भी पढ़ा था और जितने लोगों में मैथ पढ़ा हुआ है वी मस्ट हैव डिस्कस इट सम टाइम कि जब आप वेक्टर को जब आप कॉलम इनटू रो करते हैं तो दिस इज ऑलवेज अ मैट्रिक्स। रो इनटू कॉलम जो है दिस इज ऑलवेज अ नंबर। दोबारा ठीक है दिस इज बताएंगी? ऑलवेज अ स्केल। जो जब आप कॉलम इनटू रो रो इज ऑलवेज इट मेक्स सेंस, वही जो हाँ आप बात कर रही हैं ठीक है ना कि एंड रो इनटू कॉलम इज ऑलवेज जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज रो इनटू कॉलम। ठीक है सो ठीक ये है। तो चले सॉल्व हो गया कि दिस इज एक्चुअली कॉलम इनटू रो है तो ये तो मैट्रिक्स आएगा। माय क्वेश्चन इज कि ये वाला मैट्रिक्स क्यों नहीं है फिर? डी भी तो वेक्टर है ना और एक्स भी वेक्टर है। डी वेक्टर है और एक्स भी वेक्टर है। तो अब मैं हम्म जैसे कह रही थी कि वो 3 रोज हैं और एक कॉलम है। हम्म कॉलम वेक्टर है ना, तो इसका ये मतलब है कि उसके एक कॉलम है और जैसे 3 रोज है, हम्म और एक और अब वो जो है वो बन गया है कॉलम वेक्टर बन गया है। ये जो पी है ये कॉलम वेक्टर है। ओके सो डी एक्स इज कॉलम वेक्टर ना? एक्स एक्स तो कॉलम एक्स वेक्टर है। वेक्टर है जी। ठीक है मेरा क्वेश्चन ये है कि ये डी से मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है? डी भी तो कॉलम वेक्टर है राइट? डी जी डी कॉलम वेक्टर है। तो फिर कॉलम दो कॉलम वेक्टर्स तो कभी आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा, नहीं जो हम अच्छा ये जो मैं गेस लगा रही थी ना, वो मैं ये लगा रही थी कि ये इस तरह से होता होगा कि जैसे एक वैल्यू जो है ना वो पूरे कॉलम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। ओके जी बिल्कुल ऐसा ही होता है एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि मैंने जो है वो इसको बेसिकली वेक्टर और स्केलर के फॉर्म में आज लिखने की कोशिश की क्योंकि मुझे ये था कि आप लोग जो है वो इस चीज़ को मे बी फॉर ग्रांटेड ले रहे होंगे बिकॉज आपके पास जब हम ये कंप्यूट कर रहे हैं पी कर रहे हैं कंप्यूट तो बेसिकली दिस इज एक्चुअली स्केलर इनटू कॉलम इनटू वेक्टर आपके पास आ रहा है। ठीक है जो कि आप बात कर रही हैं वो ठीक है। हमारे पास जो है डी इज अ वेक्टर। ठीक है कि आपके पास जो है वो डी जो डिजायर्ड इनपुट है बट
द डिजायर्ड इनपुट हैज, फॉर एग्जांपल अगर सपोज करें कि हमारे पास जो है वो इसके जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ जो मैं DFN की वैल्यू ले रही हूँ दैट इज द आउटपुट, सिंगल स्केलर आउटपुट एट टाइम n, और वो मेरे पास जो भी इनपुट वेक्टर आ रहा है उस पूरे वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहा होगा, और उससे मुझे एक और वेक्टर मिल रहा होगा जो कि p हैट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट होगा. सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि इसको यानी इसको जो है ना वो आप इस तरह से बस अस्यूम कर सकते हैं कि आपके पास जो डिजायर्ड, क्योंकि देखें अगर इफ यू थिंक अबाउट इट, जो आपने पहले भी किया हुआ है, जो एरर वेक्टर है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू d of n माइनस y of n, ठीक है, and d of n जो है that is actually the vector where the desired output, or actually I should write e of n here, और इसको मैं से भी वेक्टर निकाल देती हूँ. तो the sample error sample at time n is actually equal to the desired output, जो भी आपके पास नंबर आया हुआ है, output at n, ठीक है, at time n माइनस y ऑफ n, और y ऑफ n आपके पास कैसे आता है, समेशन करके जो भी हमारे पास ये टैप वेक्टर होते हैं मल्टीप्लाइड बाय x. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि आपके पास जो एक स्पेसिफिक टाइम पर बेशक h और x जो है दे आर बोथ वेक्टर्स, लेकिन जब आप उसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे होते हैं स्पेसिफिक टाइम पे, आपको जो ये आउटपुट मिल रहा होता है एडेप्टिव फिल्टर का, विच इज एक्चुअली द अप्रोक्सीमेटेड आउटपुट, जिसको आप d of n के करीब तरीक लाना चाहते हैं सो दैट द एरर इज मिनिमाइज, दैट इज एक्चुअली अ स्केलर एट अ स्पेसिफिक इंस्टेंट. सिमिलरली आपके पास जो d of n है दैट इज अ स्केलर एट अ स्पेसिफिक इंस्टेंट, एंड इसका मतलब है कि आपके पास हर टाइम पे एरर का भी आपको एक स्केलर वैल्यू मिल रही है. लेकिन व्हेन ऑल ऑफ द n वैल्यूज, यानी आपके पास आई कैन से कि n इज चेंजिंग फ्रॉम लेट्स सपोज के 0 से लेकर 1000 तक, तो जब ये 1000 टाइम्स कंप्यूटेशन हो गई है तो इसका मतलब है कि आई एम गेटिंग एन एरर वेक्टर विच इज एक्चुअली 1000 पॉइंट वेक्टर. सो द थिंग इज के एक्चुअली again this is actually not something जो कि मैं इस point पे discuss करना चाहती थी, but I wanted you to try to keep these things in mind also, कि कहाँ आप वेक्टर ले रहे हैं, कहाँ आप स्केलर ले रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के खुद हैंड में आना चाहिए था कि दो कॉलम वेक्टर्स को तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो जो p आप कंप्यूट करते रहे हैं उसमें हमेशा एक्सपेक्टेड वैल्यू भी अगर हम ले रहे हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x ऑफ n इंटू d ऑफ n ले रहे हैं, तो या तो आप x ट्रांसपोज को x के साथ कर सकते हैं या x को x ट्रांसपोज के साथ कर सकते हैं, विच मीन्स कि अगर आपके पास वेक्टर्स हैं तो कॉलम इंटू रो या रो इंटू कॉलम कर सकते हैं. कॉलम इंटू कॉलम जो है वो पॉइंट बाय पॉइंट तो हो सकता है, विच इज एक्चुअली नॉट वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है. तो सो इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर एक्चुअली सीइंग फ्रॉम हियर इज कि हमारे पास ओके कहाँ चला गया जी, जो हमारे पास बेसिकली अब आप देखें कि वी शुड पे अटेंशन टू दिस थिंग कि हमारा जो कहाँ चला गया वो जी, कि ये जो हमारे पास ग्रेडियंट से जो भी चीज आ रही है दैट विल बी अ वेक्टर, ठीक है. और जो एरर ये वेक्टर क्यों होगा, बिकॉज वी रिमेंबर कि ग्रेडियंट का क्या मतलब है कि इट इज एक्चुअली डेल्टा j ओवर डेल्टा h नॉट, फिर h1 के साथ है, और जितने भी आपके पास वो हैं टैप वेट्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं. सो दिस इज अ वेक्टर, ठीक है, एंड दिस इज अ वेक्टर, लेकिन जो j n इटसेल्फ है दिस इज नॉट अ वेक्टर. j ऑफ n जो है दैट इज अगर आप इसका वैल्यू निकालें ना तो दैट विल कम आउट टू बी स्केलर, दैट विल हैव अ इक्वेशन जो कि कई डायमेंशन में होगी. फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल भी की थी शुरू में कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और समथिंग लाइक दिस हो सकते हैं. तो इसका मतलब ये है कि आपके पास इट इज अ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल बट इटसेल्फ इट इज अ स्केलर, बिकॉज जब मैं x और y की कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू लगा देती हूँ तो इससे मुझे एक स्केलर मिल जाएगा. लेकिन जब मैं उसका ग्रेडियंट ले रही होती हूँ तो आई ऑलवेज गेट अ वेक्टर, और इस केस में जो है आई कैन सी कि ये वेक्टर जो है जब मैं इसको भी कंप्यूट करती हूँ या इसको भी कंप्यूट करती हूँ तो आई गेट द वेक्टर्स, बिकॉज इस केस में जो है व्हाट इज हैपनिंग, मैट्रिक्स इनटू वेक्टर हो रहा है, तो विच इज गिविंग मी अ वेक्टर, ठीक है. और इस केस में तो है ही मेरे पास वेक्टर.
ओके एंड देन जी जी एक चीज देखते हैं कि जो एक्चुअली स्केलर हो, लेकिन जब हम उसको डिफरेंशिएट करें तो वो वेक्टर हो जाए। ये क्या चीजें होती हैं? स्केलर को आप डिफरेंशिएट करें तो वो वेक्टर नहीं हो रहा। व्हाट वी आर सेइंग इज कि आप देखें ये स्केलर तो है, दिस इज एक्चुअली समथिंग लाइक दिस कि एरर जो है वो आपके पास, लेट्स सपोज एक्स में भी वैल्यू है, इसकी वाई में भी वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैं आपको कह देती हूँ कि एरर आप कंप्यूट करें एट 1 और 1, ठीक है? तो आपके पास इट इज एक्चुअली अ डिपेंड, इट इज समथिंग, इट इज अ फंक्शन। मैं इसको एक्चुअली कह देती हूँ, आई शुड राइट इट एज अ फंक्शन, ठीक है? ठीक है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है, एक्स और वाई। लेकिन इट्स सेल्फ की जब मैं वैल्यू लेती हूँ तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ एक्स और वाई ये मुझे हमेशा एक नंबर दे रहा होगा, किसी ठीक है? पॉइंट पे वैल्यू जी बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन ये कि और जब मैं इसको जब मैं, लेकिन जब मैं इसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन में वेरिएशंस को फाइंड आउट करना चाहूँ, देखें ना कि ये वाला जो है मतलब एच नॉट या एक्स एक्स कह दूँ, डेल्टा जे ओवर डेल्टा एक्स कह दूँ और डेल्टा जे ओवर डेल्टा वाई कह दूँ, सो इट मीन्स कि आई एम ट्राइंग टू फाइंड द चेंज इन two different directions. So this is giving me a vector because this is giving us the change in two different directions. और फिर उस change की basis पर हम आगे move कर रहे हैं, ठीक है? So for a specific value of x and y, this is a scalar. लेकिन ये कि जब हम उसको दोनों direction का change को combine कर रहे हैं तो that is giving us a combined gradient जो कि डिपेंडेंट है अपॉन द ऑल द डायरेक्शंस, जितने पे भी वो अकेले अलग अलग कर रहा था। लेकिन वंस इफ आई अगेन जिस तरह अगर फर्स्ट करें कि ग्रेडियंट है एंड आई आस्क यू कि ग्रेडियंट जो है वो एक पॉइंट जो है वो x1 पे फाइंड आउट करें, x2 पे फाउंड करें, x3 पे फाइंड आउट करें, तो इसका मतलब है कि व्हाट आई एम आस्किंग यू इज कि जो हमारे पास x1 पॉइंट है मे बी ये है, यहाँ पर x और y की डायरेक्शन के चेंजेस क्या होंगे, ठीक है? सो you are getting two values because you are giving us, you are finding the change in f of x with respect to x and with respect to y at this particular point. लेकिन अगर f of x itself को इस particular point पे आप compute करेंगे तो that will again be a scalar because ठीक है? Okay. अच्छा अब जो है वो यहाँ से, so what we can see from here is कि there is just the difference between the two is कि हमारे पास जो है वो सिर्फ इस, अच्छा अब आप देखें जो नंबर ऑफ डिफरेंसेस हैं जो मैं आइडेंटिफाई करना चाहती हूँ इस केस में, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टीपेस्ट डिसेंट, इस केस में n जो है दैट इज एक्चुअली डिफाइनिंग द नंबर ऑफ इटरेशन कि मेरे पास जो है वो फर्स्ट n इक्वल टू 0 का मतलब है कि मैंने जो इनिशियल गेस से स्टार्ट किया एंड देन आई एम मूविंग टुवर्ड्स जो भी मिनिमम पॉइंट है हमारे पास बेस्ड अपॉन कि कितनी इटरेशंस हम करते रहते हैं, ठीक है? लेकिन इस केस में जो चीज़ आप ऑब्जर्व करेंगे वो ये कि सिर्फ एच इज डिपेंडेंट अपॉन एन बिकॉज ऑफ द रीजन कि आर और पी को हमने जो इनिशियल में ले लिया है उसी को हम यूज कर रहे हैं। जब आप एलएमएस के केस में बात करते हैं तो वी हैव ऑल द थिंग्स आर डिपेंडेंट अपॉन द टाइम इंस्टेंट कह लें या इटरेशन के जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं कि एच ने तो चेंज होना ही होना है, लेकिन योर एस्टिमेट ऑफ आर एंड एस्टिमेट ऑफ पी आर ऑल्सो चेंजिंग बिकॉज द इनपुट एट दैट टाइम इज चेंजिंग एंड ये जो दोनों चीज़ें हैं वी आर कंप्यूटिंग इट बेस्ड अपॉन कि हमारा इनपुट जो है वो कितना है। और ये चीज़ अगेन आई डोंट नो कि हमें इसमें एंड में जाके जो है नॉन लीनियर वगैरह हम कितना पढ़ सकें या हम कितनी एग्जांपल्स इसकी कर सकें, लेकिन आप देखेंगे कि आप में से जो लोग अगर कभी डिटेल में डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग वगैरह करते हैं तो यू विल सी कि एलएमएस इज़ वन ऑफ द वेरी बेसिक एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज मेथड के जो रियलिटी में हमारा यूज़ हो रहा होता है कि हमारे पास जो जैसे जैसे इनपुट आता जाता है हम उसको यूज़ करते जाते हैं और उसकी बेस पे जो है वो क्लासिफिकेशन एरर्स जो होते हैं उनको हम रिड्यूस करते रहते हैं। तो दिस इज़ नॉट समथिंग कि जो वायरलेस में भी, वायरलेस के कोर्स में भी हमने यही पढ़ा था कि एलएमएस यूज है एक्चुअल सेलुलर कम्युनिकेशन में। तो वो जब तक वो चैनल क्योंकि चेंज होता रहता है तो वो फिर एक डेटा आ जाता है, फिर चैनल चेंज हो जाता है, फिर दूसरा डेटा आ जाता है, फिर चैनल।
बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और दिस इज एक्चुअली मैं इन चीज़ों के ऊपर इतना टाइम और बार बार मुझे लगता है कि जैसे मैं बहुत दफ़ा रिपीट भी करती हूँ, लेकिन उसका रीज़न यही है कि ये अभी तो हम इसको फिल्टर के रेफरेंस से पढ़ रहे हैं, और ज़ाहिर है आगे भी हम एग्जांपल्स जो करेंगे वो फिल्टर वेट को ऑप्टिमाइज करने के हिसाब से करेंगे कि एरर ऑप्टिमाइज करना इन द सर्च ऑफ द फिल्टर वेट्स ना। लेकिन ये कि जिस तरह से अभी गजाला ने बताया है कि वायरलेस में भी आप यूज़ करते हैं, मशीन लर्निंग में, मतलब हर जगह पर जो एट द एंड ऑफ द डे हमारा एम होता है कि हम एरर को कम करना चाह रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू रीच टू समथिंग दैट वी हैव ऑब्जर्व फ्रॉम समथिंग दैट इज अननोन। तो वो करने के लिए हम बहुत ज़्यादा जो है, दिस इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड जो कि यूज़ होता है, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज मेथड होते हैं। और स्टीपेस्ट डिसेंट जो है वो थ्योरेटिकली है विच इज़ द बेसिस ऑफ दिस मेथड, लेकिन एक्चुअल में जो है वो LMS ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजन जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया है। ओके, सो नाउ वी आर क्लियर अबाउट दिस थिंग कि दोनों मेथड्स में जो है वो डिफरेंस इज ओनली इन द वे वी आर डीलिंग विद P एंड R, कि हमारे पास जो है डिटर्मिनिस्टिक ले रहे हैं हम, या ये कि स्टोकेस्टिकली उसको चेंज कर रहे हैं एज द डेटा कीप्स ऑन कमिंग। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो एक कौन सी इक्वेशन है, कहाँ गई? ओके, मैंने एक कौन सा इक्वेशन, चलो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। ओके, assume किया है? सॉरी, इन दोनों मेथड्स में हमने WSS तो कंसीडर किया हुआ है ना कि अभी बेसिकली अभी तो खैर हम आगे जाके इसको करेंगे। जी जी बिल्कुल। हमने जो स्टेशनरी बेसिकली इसका जो है ना, अभी तो फिलहाल जो है वो हम जेनेरिक इसको देख रहे हैं कि अगर हम दोनों जो है चेंज करते हैं, मतलब हम अगर R को R हैट से या P को P हैट से रिप्लेस करते हैं तो क्या होता है। लेकिन ये कि जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें वी विल सी के स्टेशनैरिटी को लेके और उसके बाद आगे हम जाके मूव करें तो व्हाट विल हैपन, यानी यस वी विल कंसिडर के बाकी सारे सिनेरियो सेम है, सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें चेंज हो रही हैं वो ये कि वी डोंट हैव वी आर नॉट डीलिंग विद द होल R एंड P, बल्कि हम डेटा ड्रिवन मेथड ले रहे हैं कि डेटा में से ही जो है वो हम R और P को अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। ओके, सो आई एम टेकिंग, अच्छा इसकी जो हमारे पास वेट जो है फिल्टर टैप जो वेट्स हैं उनको अपडेट करने की जो है वो ये इक्वेशन मौजूद है हमारे पास। इसको मैंने ओके आई हैव जस्ट, मतलब बिल्कुल वही वाली उसी तरह से मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ जिस तरह से हमने स्टीपेस्ट डिसेंट में किया था, बट आई एम जस्ट रिप्लेसिंग P एंड R बाय P हैट एंड R हैट। अच्छा, एक जो चीज़ मैंने यहाँ से मिस की हुई है जो कि आप लोग कंप्यूट वो कर लीजिएगा अपडेट, यहाँ पे 1/2 भी होना चाहिए था बिकॉज 1/2 का फैक्टर भी है ना। हाँ जी, तो एट द एंड जो है ये 2 कैंस ख़त्म हो जाना चाहिए मेरे पास जो है, ठीक है। ओके, सो एनीवे, सो व्हाट इज़ हैपनिंग कि मैंने और फिर उसके बाद जो है वो मैंने P है और R जो है उसको उनके अप्रोक्सीमेशन जो है, यानी आई हैव एक्चुअली रिप्लेस P हैट बाय इट्स वैल्यू DN and R hat with X of N X ट्रांसपोज ऑफ N, ठीक है। और यहाँ से if I take X of N out, then I am left with this thing within the bracket, which is actually equal to error, ठीक है, because this is actually the desired input at nth point minus H transpose time X transpose time H, which is actually equal to जो भी हमारे पास फिल्टर का आउटपुट है। So it means कि मेरे पास so this whole thing ये जो चीज़ है, this is actually filter output Y of N and DFN minus Y of N is E of N. So overall मेरे पास जो इक्वेशन बन जाती है LMS की रिकर्जन की इक्वेशन, जिसके थ्रू जो है मैं
वेट वेक्टर को या फिल्टर टैप वेक्टर को अपडेट कर सकती हूँ, इट कम्स आउट टू बी दिस। इसमें से 2 ज़रूर हटा लीजिएगा। एक्चुअली ये सारे का सारा जैसे मैंने आपको बताया था कि आई स्टार्टेड विद साइमन हेकन और बहरोज़ की जो बुक है उन दोनों से करके किया था। ये इक्वेशन मैंने हेकन से उठाई थी, कुछ कंप्यूटेशन मैंने बहरोज़ से की थी, तो उसकी वजह से ये 2 का फैक्टर जो है वो हमारी कंप्यूटेशन में कैंसिल हो जाता है। ये जो आज का लेक्चर है इट इज़ entirely from बहरोज़ का चैप्टर नंबर 5 से नहीं सॉरी 6 से मैंने लिया हुआ है, और बहरोज़ जो है वो उसमें वो ये नहीं करता, he doesn't actually use this half, तो इस वजह से वो 2 है और वो मैं कोशिश करती हूँ कि वो 2 को मैं कैंसिल करती रहूँ, लेकिन यहाँ पर जो वो रह गया है, बट इट शुडंट मैटर दैट मच। लेकिन ये कि अगर आप पीछे से करेंगे कंपेयर तो फिर आपको ये लगेगा कि इट शुडंट बी है, सो इसलिए जस्ट रिप्लेस दिस। मगर ये दिस इज जस्ट अ स्केलिंग फैक्टर, तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ा। बट व्हाट वी गेट फ्रॉम हेयर इज कि हमारे पास जो h of n+1 आ रहा है, दिस इज द रिकर्सिव LMS equation which is giving us the value of filter coefficient at n+1 instant from the coefficient जो कि हमारे पास पीछे आ रहे थे, and based upon and then the vector the factors that matters are, एक तो ये कि आपके पास जो mu है which is actually equal to the step size, ठीक है, and x of n e of n। अब देखें यहाँ पे भी अगेन वही वाली चीज़ है, x of n is multiplied by the error scalar value of the error at that particular direction। for example आपके पास जो है वो अगर आप ये ले रहे हैं कि मतलब आपका जो भी error इस particular iteration में arrive हो रहा है, it will be multiplying with the whole वेक्टर x of n, और उससे आपके पास जो है वो वेक्टर मिल रहा होगा, जिस वेक्टर को आप जब h of n में ऐड करेंगे तो दैट विल गिव यू द नेक्स्ट सेट ऑफ वैल्यूज। ओके, लेट मी सी कि यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा जी, दिस इज इम्पॉर्टेंट। एक तो प्रैक्टिकल रीज़न यूज़ करने का जो है वो ये है LMS को कि हम R और P को जो है वो कंप्यूट नहीं कर सकते इन रियल सिनेरियोज। एंड देन अदर रीज़न, अच्छा, और उसका जो नुकसान सबसे बड़ा है वो हम देख चुके हैं कि नॉइजी हो जाता है, आपके पास जो अप्रॉक्सीमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से मोस्टली जो है वो हमारा जो कन्वर्जेंस रेट होता है वो कम हो जाता है। उसकी हम अगले वाले स्लाइड पे एग्जांपल देखेंगे भी। लेकिन LMS बिकम्स वेरी सिंपल बिकॉज ऑफ द रीज़न कि अगर आप LMS में कोई भी स्टेप पे जब कंप्यूट करना चाहते हैं वेट्स को, तो it just you just need to have 2n+1 multiplication where n is the number of filter tabs, ठीक है। so because देखें हमारे पास जो है वो n multiplications कहाँ पर आ रही हैं y को कंप्यूट करने के लिए। हमने देखा था कि y of n is equal to h transpose n h of n, ठीक है। n हमारे पास यहाँ आ रही हैं, 1 हमारे पास आ रही होगी, ये सारे के सारे स्केलर हैं, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करने के लिए एक मल्टीप्लिकेशन आ रही है, और n मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आ रही है दिस स्केलर मल्टीप्लाइड बाय दिस वेक्टर x of n। सो व्हाट डज इट मीन कि हमारे पास जो नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस हैं दैट एक्चुअली बिकम्स वेरी लेस एज कंपेयर टू दो कंप्यूटेशन आपको करनी पड़ती इन्वर्स निकालने के लिए, जो कि बिल्कुल पहला मेथड था, या इवन जो है वो इन केस ऑफ स्टीपेस्ट डिसेंट जो है वो हमें करना पड़ता। 2n एडिशंस आएंगी, मेरा ख्याल है इसकी मैं इसको आप खुद फिगर आउट करने की कोशिश कीजिएगा। वो वैसे नज़र भी आ रहा है हमारे पास के एडिशंस जो है वो कहाँ पर आ रहे होंगे, खैर इसको खुद आप करने की कोशिश कीजिएगा। बट द थिंग इज़ कि कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाती है वो हमारे पास कम हो जाती है इन केस ऑफ LMS एज कम्पेयर टू स्टीपेस्ट डिसेंट। लेकिन नुकसान क्या है LMS का कि कन्वर्जेंस जो होती है वो, अब आप देखें दिस इज़ द सेम अगेन, ये मैंने आपकी बुक से ही फिगर्स भी ली हुई हैं। 5.1 अगर एग्जांपल आपको याद हो हमने की थी एक लेक्चर जो है वो पूरे का पूरा हमने इसी के ऊपर जो है वो
स्पेंड किया था कि हम 4 चैप्टर से हमने एक एग्जाम्पल की थी एंड देन उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल 5 चैप्टर से की थी. सो दिस इज एक्चुअली व्हाट these are the result of the same example कि हमारे पास जो R वेक्टर है, सॉरी R मैट्रिक्स है, ये अल्फाज की फॉर्म में है. अल्फा जो था, अगर आपको याद हो, h of z जो गिवन था, इट वाज इन टर्म्स ऑफ अल्फा. वहाँ से जाके देख लीजिएगा, समथिंग अल्फा ओवर सम अदर अल्फा की वैल्यू थी, एंड अल्फा वाज समथिंग व्हिच वाज लेस देन 1, जिस तरह के मुझे याद है. लेकिन दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, वो तो आप खैर जाके वो कर सकते हैं. मैंने ये दोनों साइड बाय साइड जो डाली हैं, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि टू फिगर आउट कि आपके पास सेम अल्फा, मतलब सेम सेट ऑफ इनिशियल पैरामीटर से आप अगर स्टार्ट करते हैं, तो दोनों एग्जांपल्स जो आइडिया सिचुएशन है, विच इज स्टीपेस्ट डिसेंट, विच इज नॉट समथिंग प्रैक्टिकल, और LMS, इन दोनों में कितना फ़र्क है, और हाउ डू दे प्रोसीड फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट. तो R और P जो है वो तो बिल्कुल उसी तरह हम ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं, आप खुद से जाके देख सकते हैं. दीज वर द इक्वेशंस फॉर अपडेटेड वेट फॉर द केस ऑफ स्टीपेस्ट डिसेंट. ठीक है, अब मैंने यहाँ पर जो है वो फॉर द केस ऑफ LMS निकाली नहीं है, लेकिन इफ़ यू कंप्यूट द सेम सेट ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग LMS, और उसको अगर आप मैटलैब वगैरह में जाके जो है वो वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करें, व्हाट यू विल सी इज़ कि देखें, हमारे पास जो पहला वाली, दिस इज़ फॉर स्टीपेस्ट डिसेंट एंड दिस इज़ फॉर LMS. अब नीचे वाला जो हम कैप्शन है वो तो बाद में पढ़ते हैं. वैसे देख के फिगर्स आपको क्या चीज़ दोनों में डिफरेंस नज़र आ रहा है? जी, एनीवन कैन कमेंट? सिर्फ फिगर्स देख लें, नीचे वाले जो है ना वो कैप्शन को छोड़ दें. दोनों को जो है अगर हम, इट इज फॉर द सेम सेट ऑफ पैरामीटर्स. वो जो स्टीपेस्ट डिसेंट है ना, जी वो क्या है? वो जिटरी नहीं होता है, जैसे इधर उधर जा के फिर आता है जी. LMS जो है ना, ये वाला जो है, ठीक है, राइट साइड पर जो है जी, ठीक है ना. और ये जिटरी क्यों है? बिकॉज ऑफ द रीजन कि आपके पास इस केस में देखें, दिस इज टेकिंग अ स्ट्रेट पाथ, बिकॉज ग्रेडियंट चेंज नहीं हो रहा ना. आपने जो ग्रेडियंट डिफाइन कर दिया है वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में डिफाइन है, तो इट इज एक्चुअली टेकिंग यू टू द लीस्ट पॉइंट स्मूथली. लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि ग्रेडियंट इज चेंजिंग एट एवरी स्टेप, विच मीन्स कि आपके पास जो है वो नॉइज ऐड हो रहा है समहाउ, और उस नॉइज के एडिशन की वजह से अल्टीमेटली वो पहुंच तो वो भी उसी तरह आ रहा है. ठीक है, और अगर मैं इसको स्मूथ करूं तो शायद अप्रोक्सीमेशन में मुझे वही वाला पाथ मिल जाए जो कि वहाँ पे मिल रहा था. बट इसकी आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो ठीक है कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज कि आपके पास सेम अल्फाज के लिए, अब ये देखें, अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ अल्फा जो है, दिस इज फॉर अल्फा इक्वल टू 0, दिस इज फॉर अल्फा 0.5, एंड देन सिमिलरली दिस इज फॉर अल्फा 0.5, एंड चारों के चारों सेम अल्फाज के लिए हैं. ठीक है, सो लेकिन द थिंग इज के जिटरी है, प्लस ये कि यहाँ पर जो है मेरे पास 30 इटरेशंस जो हैं वो उसके पास अप्रोक्सीमेटली, इस केस में देखें जो फर्स्ट वाला मेरे पास अल्फा मैंने लिखा हुआ है, उसमें तो ऑलमोस्ट जो है वो कन्वर्ज कर ही गया सिर्फ 30 इटरेशंस में. बाकियों में जो है, जहाँ पर मेरे पास अल्फा की वैल्यूज़ जो हैं वो जैसे जैसे बढ़ती जा रही हैं, हमें नज़र आ रहा है कि इसकी जो कन्वर्जेंस है वो मतलब इट इज़ नॉट रीचिंग द मिनिमम पॉइंट. इसका मतलब है कि आपको ज़्यादा वैल्यूज़, ज़्यादा इटरेशंस की ज़रूरत है. ठीक है, लेकिन यहाँ अगर हम वही उसी पॉइंट पे पहुंचना चाहें तो वी नीड मोर नंबर ऑफ इटरेशंस. जो चीज़ यहाँ पे 30 इटरेशंस में हो रही थी, वहाँ यहाँ जो है इन द केस ऑफ स्टीपेस्ट डिसेंट जो है वो 150 इटरेशंस में हो रही है. द रीज़न इज के हमारे पास एक तो नॉइज मौजूद है, दूसरा ये कि वी विल सी अगेन, हम इसकी ना डेरिवेशन नहीं करके देख पाएंगे बिकॉज दैट इज टू मच, बहुत ज़्यादा लंबी डेरिवेशन है. लेकिन ये कि the thing is कि steepest descent के केस में कन्वर्जेंस के लिए you normally need to keep mu to be very small. इस केस में भी जो है स्मॉल स्टेप्स, हमने पहले भी देखा था कि अगर स्मॉल स्टेप्स हों तो इसका मतलब है कि स्मूथ कन्वर्जेंस हो रही होती है. अगर लार्ज, बहुत ज़्यादा लार्ज आप स्टेप ले रहे हैं तो इट मीन्स कि वो जो है जिगजैग करके पहुंच रहा होगा. ठीक है, हमने एक एग्जांपल जो थी पिछली किसी क्लास में की थी कि, और अगर बहुत ही ज़्यादा आपने ज़्यादा ले ली है जिसमें 1/λ
ट्रू ओवर लैम्डा मैक्स वाली जो कंडीशन है वो अगर फुलफिल नहीं हो रही तो फिर तो वो कन्वर्ज कर ही नहीं रहा होगा, ठीक है। बट स्टिल ट्रू ओवर लैम्डा मैक्स के करीब भी अगर आप ले रहे हैं ना तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो जिगजैग करके जो है पहुंच रहा हो जितना ज़्यादा म्यू बढ़ जाता है। लेकिन इस केस में एलएमएस के केस में जो है एक्चुअली देयर इज एन एडिशनल रिक्वायरमेंट कि आपके पास जो म्यू है इट नीड्स टू बी much smaller as compared to what we can use in steepest descent because ये convergence जो है इसमें convergence is much bigger issue जो कि हम थोड़ा सा discuss करेंगे but not in very much detail because हमारा मतलब it would take a lot of time अगर हम उसको करने लगे तो जी। तो so जी sorry क्वेश्चन कर सकती हूँ आपसे? जी जरूर। वो मैं साइनॉप्सिस लिख रही थी तो एक्चुअली एलएमएस ही यूज करना है उसमें। तो उसके अंदर जो मैंने लिटरेचर पढ़ा उसके अंदर ये था कि आप म्यू को जब छोटा देते हैं तो वो स्टेप साइज छोटे लेने से ना कन्वर्जेंस स्लो होती है और स्टेबिलिटी एश्योर होती है। अगर आप म्यू बड़ा लेते हैं तो कन्वर्जेंस फास्ट होती है लेकिन स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगी अगर ये बहुत इरेलेवेंट ना हो, हम बहुत आउट ऑफ द वे ना ये बिल्कुल रेलेवेंट है लेकिन वही वाली बात है कि इसमें ना जिस तरह मैं अभी आपको कह रही हूँ ना कि बेसिकली ये चीज़ ना एक मतलब जो पहुंच सकते हैं हम यहाँ पर वो मैथमेटिकली पहुंच सकते हैं और मैथमेटिकली जो है ना वो चैप्टर 6 में बहुत लंबी चौड़ी डेरिवेशन जो है ना वो एलएमएस के केस में दी हुई है विच इज़ एक्चुअली टेकिंग अस, जो कि मैं नहीं कर पाऊंगी बिकॉज ऑफ द रीज़न मैंने बहुत ज़्यादा डिबेट किया था बट आई थॉट कि मैं आप लोगों को रिजल्ट बता दूंगी आगे कहीं जाके एंड देन एक एक स्टेप जो है उसके अंदर मौजूद अगर कोई आप में से इंटरेस्टेड हो तो वो आप खुद वो कर सकते हैं। बट दिस एक्चुअली ट्रू कि आपके पास जो है वो ये नहीं पता चल रहा कि वो इट हैज टू डू समथिंग विद द आइगन वैल्यूज बट हाउ डज इट रिलेट? बिल्कुल वही मैं कह रही हूँ ना कि वो मतलब लेकिन ये कि वो क्योंकि इतना लंबा मतलब आज का जो लेक्चर था उसमें मैंने काफी डिबेट किया लेकिन बिकॉज अभी हम आगे भी जो करेंगे आप यहाँ पे भी देखिए देख चुके हैं कि एवरीथिंग इज काइंड ऑफ रिलेटेड टू आइगन वैल्यूज, ठीक है। कि हमारा जो है अब जिस तरह हमने यही देखा था कि ये वाली जो सिंपल सी कंडीशन है कन्वर्जेंस की दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू आइगन वैल्यूज, ठीक है। फिर इसके बाद हमने एक और चीज देखी थी कि जो टाइम कॉन्स्टेंट है दैट इज एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द मैक्सिमम एंड द मिनिमम आइगन वैल्यूज। सो एक्चुअली आइगन वैल्यूज डू मैटर अ लॉट। और जो आप बात कर रही हैं कि दैट इज ऑल्सो ट्रू कि आपके पास जो है वो आइगन वैल्यूज हैं और जो मैट्रिक्स आर है बेसिकली दिस इज आर कह लें या आर हैट कह लें, ठीक है। जो दीज आर एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस जिसकी बेस बिकॉज इसी के आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स के साथ जो वो हम डील कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम मैथमेटिकली उसको करना चाहते हैं तो वो बहुत लंबी चौड़ी डेरिवेशन के बाद जो है वो हम यहाँ तक पहुंचते हैं। बट द ओवरऑल जो है मैं जी बोले इंट्यूटिवली बता दीजिए। इंट्यूटिवली जो है ना बेसिकली व्हाट वी आर एक्चुअली सीइंग इज मतलब इंट्यूटिवली देखें एक तो ये है कि आपके पास जो स्टेप साइज जितना छोटा होगा इसका मतलब है कि हमारे पास जब आप मूव कर रहे हैं इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन या टुवर्ड्स एनी पॉइंट तो ऑटोमेटिकली एरर के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। या ओके लेट्स डू इट लाइक दिस कि जो नेक्स्ट वाला अभी जो है ना फिलहाल मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा इसका हम डेरिवेशन कर लें। जो नेक्स्ट क्लास है ना उसमें आई विल स्टार्ट विद सम एग्जांपल, ठीक है, कि जिसमें इस चीज को जो है वो शायद हम मतलब आई विल ट्राई टू फिगर आउट कि आइगन वैल्यूज के साथ एग्जांपल्स जो है इंट्यूटिवली में कैसे जो है वो एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अदरवाइज तो वैसे तो अगर आप देखें कि हमारे पास जो है जितनी स्मॉल आपके पास स्टेप्स उठा रहे हैं आप किसी भी जगह पे पहुंचने के लिए तो लॉजिकली इट मेक्स सेंस कि आपके पास स्मॉल स्टेप्स के बाद जो है वो एरर के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएं, ठीक है। जब आप लार्ज स्टेप्स ले रहे हैं, ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि आप बहुत ओके मैम एक चीज हाँ ऐड करूं यहाँ पे? मतलब ओके सो दिस इज एक्चुअली हाउ डू आई गिव द एग्जांपल इन नेक्स्ट उसमें बता दीजिए जो चलो ठीक है आइगन नेक्स्ट सोच लूंगी। हाँ मैं सोचूंगी कि इसको जो है ना किस तरह से एक्सप्लेन किया जाए। मतलब देखिए जो मैं एक चीज ऐड कर दूं यहाँ पर? जी सॉरी
किसी ने कुछ पिछली बोला? बार आपने बताया था और वो तो आपने बताया था, लेकिन आइगन वैल्यूज के साथ नेक्स्ट टाइम बता दीजिएगा। शाहजेब कुछ कहना चाह रहे। जी शाहजेब कुछ कह रहे हैं? जी मैम, वो जो स्टेप साइज की बात हो रही थी ना, उसमें एक चीज़ ऐड करना चाह रहा था। जी जी जरूर जरूर। वो मैम, अगर स्टेप साइज हमारा बड़ा होगा ना, तो उसमें ये होता है कि जो ग्लोबल मिनिमा या लोकल मिनिमा है जिसमें हमने रीच करना है, तो वो जो पॉइंट है किसी दो वो पॉइंट्स के दरमियान में अगर वो लाई कर रहा है, तो अगर स्टेप साइज इतना बड़ा है कि वो वहाँ से मिस कर देता है हमारा जो मिनिमा पॉइंट है, तो वो जो अगर स्टेप साइज किसी एक स्पेसिफिक रेंज से बड़ा होगा, तो वो हमेशा मिस करता रहेगा। नहीं, मगर नहीं, एक ही लेकिन मिनिमम जी 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 में वहाँ ये आप अज्यूम कि एक ही मिनिमम है। जी सॉरी, मेरी मतलब समझ। जो शाहजेब कह रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली अगर आप स्ट्रेस साइज कम ले रहे हैं ना, दिस इज समथिंग लाइक दिस कि अगेन वही जो आप बात करें ना कि लास्ट टाइम भी ये चीज मेरा ख्याल है मैंने वैसे तो एक्सप्लेन की थी कि आपका जो यही वाली बात कि आपका यू विल कीप ऑन मूविंग मे बी अराउंड दिस ना, कि आप इस तरह से करके जो है या कि आगे पीछे जिस तरह शाहजेब जो बात कर रहे हैं, बट शाहजेब अभी जो उनका क्वेश्चन है ना वो ये है कि आइगन वैल्यूज से कैसे आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, मतलब दिस इज जिस तरह लास्ट टाइम मैंने कहा था कि अगर फर्स्ट करें वी नो कि दिस इज अ मिनिमम, और अगर आप इसको इस तक पहुंचना चाहती हैं लेकिन यू आर एक्चुअली टेकिंग वेरी लार्ज स्टेप्स, सो दिस इज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप इसकी दूसरी साइड पे पहुंच जाएं एंड देन आप दूसरी साइड पे पहुंच जाएं एंड देन आप दूसरी साइड पे, तो इस तरह करके आप यहाँ तक पहुंचे। जबकि आप छोटे अगर स्टेप ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि यू आर ऑलवेज मूविंग स्लोली टूवर्ड्स द सेम मिनिमम जो है ना, तो इसलिए जो छोटे स्टेप्स के साथ इट टेक्स मोर टाइम बट इट विल टेक यू टू दिस पॉइंट अल्टीमेटली, क्योंकि आप बढ़ी उसी डायरेक्शन में रहे हैं। ठीक है, और जो बड़े वाला जो है शाहजेब का जो पॉइंट है, इट इज करेक्ट कि आपके पास जब आप बहुत बड़े स्टेप ले रहे हैं तो यू कैन एक्चुअली कीप ऑन मिसिंग दिस पॉइंट, कि आपका जो स्टेप्स है ना वो आपको इस तरह से मूव करवा सकते हैं कि आपको इधर से मिस करवा के बहुत ज्यादा अनस्टेबल, और हो सकता है कि वो एग्जैक्ट पॉइंट पे लेके भी ना आ रहे हो। ठीक है, लेकिन ये कि फॉर द टाइमिंग इंट्यूटिवली इसको आइगन वैल्यूज से कैसे कर सकती हूँ, आई एक्चुअली डोंट नो कि इवन कर भी सकते हैं इंट्यूटिवली आइगन वैल्यूज से कि नहीं, बिकॉज आइगन वैल्यूज में अभी तक जितनी भी चीजें हमने एक्सप्लेन की है वी हैव एक्सप्लेन इट थ्रू मैथमेटिक्स। लेकिन ये कि चले मैं नेक्स्ट टाइम जो है वो कोशिश करूंगी सोचने की या कोई इस तरह के एग्जाम्पल ढूंढने की कि जिसके थ्रू जो है वो हम इसको कर सकें। ठीक है, ओके नेक्स्ट हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज अगेन फ्रॉम बहरोज की ही बुक से है, और इसमें जो है बेसिकली इस टॉपिक में व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि हम एलएमएस और स्टीपेस्ट डिसेंट जो है उसका जो हमारे पास एंड में जो इफ यू रिमेंबर के वी एक्चुअली came out with something like this, हमारा जो एंड में स्टीपेस्ट डिसेंट में हमने बहुत से वो किए थे, we actually move from h axis to v axis, और फिर v axis से we move to v prime axis, और वो v prime axis was actually the eigen स्पेस का एक्सेस था जिसमें हमने कहा कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स, वहां से वी फिगर्ड आउट के हाउ डू द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स प्ले द रोल इन divergence of the in convergence of the weight vectors to the optimum weight by reducing the error, जो भी हमारे पास या जो स्टेप साइज है उसको रिड्यूस करते करते जो है वो वहां पे कैसे वो करवा रहा होता है। ठीक है, अभी हम वही चीज करने की कोशिश करेंगे इन द केस ऑफ एलएमएस एल्गोरिथम, के हम ये वाली जो चीज है इसको हम एलएमएस में कैसे कर सकते हैं। बिफोर वी स्टार्ट, जो एक चीज जहन में मैं आपको चाहूंगी कि आप रखें वो ये कि व्हेन वी आर इन एच डोमेन, ठीक है, एच डोमेन कह लें या एच वेक्टर स्पेस, विच मीन्स कि अब देखें इस स्टेप पे जो है जहां से मैं यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ, आई एम स्टार्टिंग विद दिस वेक्टर, कि हम ऑलरेडी एच स्पेस में आ गए हैं। जब हम एच स्पेस में आ गए हैं तो वी हैव एक्चुअली टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि एच स्पेस में
steepest descent is deterministic, ठीक है, विच मीन कि आप एक्सपेक्टेड वैल्यूज एच स्पेस में जाने के बाद उस पर अप्लाई नहीं कर रहे होते, ठीक है, वी बिकॉज ऑफ द रीज़न कि आपके पास आर और पी जो हैं वो हमारे पास सेट हैं और हम जो है उनसे ही वैल्यूज जो है वो कंप्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है, बट इन द केस ऑफ LMS अगर जब हम एच डोमेन पे चले जाते हैं, बिकॉज वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट, सॉरी मुझे लगा किसी ने मैसेज किया हुआ है, हाँ में से तो किसी ने नहीं मुझे मैसेज किया, नहीं, ओके सॉरी, किसी दूसरी क्लास के स्टूडेंट ने किया हुआ है, ओके जी, आ रहा है नजर आपको? ओके, सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि हम बट in the case of LMS, when we are in the H space, we can talk about expected values of different things because of the reason के H space में जाने के बाद we are estimating different options. So that actually is something जिसकी base पे आपको कुछ similarity भी नजर आएगी, but you will see the differences between a steepest descent and LMS algorithm in H space और V space और V prime space. V space और H space का हमें पता है कि क्या था, V prime का भी हमें पता है, अगर नहीं भी याद है तो we will actually revise this thing. But let me just start with the same equation जो कि हमने पीछे derive की है. We have this equation available here, ठीक है. अब इस equation में I am doing the same thing जो कि हमने steepest descent में भी किया था. मैं optimum weight को minus कर रही हूँ, ठीक है. This is actually, I can call this h of n minus h optimum as error vector because it is error vector ना, कि आपके पास जो h of n is actually the weight at nth iteration आप कह लें, and h naught और h optimum is the optimum weight vector. तो इसमें से जब मैंने माइनस किया है तो इसका मतलब है कि दिस एक्चुअली जो v of n हमने रखा हुआ था, दिस इज एक्चुअली गिविंग अस द एरर बिटवीन द ऑप्टिमम एंड द करंट वैल्यू ऑफ द वेट वेक्टर. और अच्छा, इसकी टर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया. दिस इज नॉट समथिंग न्यू, ये हम ऑलरेडी भी जो कर चुके हैं. सिर्फ और सिर्फ मैंने ये किया कि दोनों साइड से h नॉट को माइनस किया है इस इक्वेशन में, एंड देन h of n minus h naught को v of n से रिप्लेस कर दिया, सिमिलर टू द स्टीपेस्ट डिसेंट एल्गोरिथम. इसके बाद द नेक्स्ट स्टेप जो है, नाउ दिस इज समथिंग विच, ओके पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर लूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ. अच्छा, यहाँ पर दिस एरर वेक्टर, वी नो दैट दिस एरर वेक्टर इज इक्वल टू d of n minus x ट्रांसपोज n h of n, ठीक है. अगेन ये हमने पिछले ही स्लाइड पे किया हुआ है, ठीक है. और इस चीज को आई कैन राइट इट एज h ट्रांसपोज n x of n ऑल्सो, बिकॉज दिस इज एक्चुअली द डॉट प्रोडक्ट. तो इट डजेंट मैटर मैं किसको कॉलम कह रही हूँ किसको रो कह रही हूँ, इट विल ऑलवेज बी द सेम वैल्यू. सो व्हाट आई हैव डन हियर इज कि मैंने थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट किया हुआ है कि सबसे पहले जो है वो ये, तो एक तो मैंने ये किया है कि ये जो h ट्रांसपोज n और x ऑफ n था, इसको x ट्रांसपोज और h ऑफ n लिख दिया. इट डजेंट मैटर, ठीक है, मैंने इस तरह लिखा है. एंड देन आई एम एडिंग सब्ट्रैक्टिंग दीज टर्म्स, और वो सब कुछ मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि मैं ओवरऑल जो इक्वेशन है उसको मैं लाना चाहती हूँ, उसमें मैं ऑप्टिमम एरर की टर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ, ठीक है. वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग कि हम इसको जो है इसका हम क्यों कर रहे हैं और क्या हो रहा है. लेट मी एक्चुअली ओपन एन अदर साइट, क्योंकि वहाँ पे सॉरी कहाँ के जी. तो इक्वेशन जो थी हमारे पास, कि वी डोंट हैव मच टाइम, चलिए मैं बस इसको एक्सप्लेन कर दूं, देन वी विल स्टॉप. मैं क्विज के बारे में अच्छा, क्विज के बारे में ना एक्चुअली अच्छा वो आपने पूछ लिया. क्विज मेरा मैं लूँगी तो नेक्स्ट उसमें कोई मुश्किल सा क्विज नहीं होगा. इट विल बी जस्ट सिंपल, आपका ग्रेडियंट डिसेंट का कोई भी आ जाएगा जिसमें आपको मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट
नेक्स्ट स्टेप का एरर और वेट्स मालूम करने होंगे बेस्ड अपॉन द प्रीवियस और समथिंग लाइक दिस, जो एक आध एग्जांपल हमने किए। लेकिन मैं क्विज क्लास के टाइम में नहीं लेना चाहती, जिस तरह मैंने मैथ की क्लास में भी आज कहा है, बिकॉज ऑनलाइन क्विज जब क्लास के टाइम में होता है ना तो इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। क्लास के शुरू में अगर मैं ले लूँ तो आधी से ज़्यादा क्लास जो है वो स्टूडेंट सबमिट करने में गुजार देते हैं, और क्लास के अगर मैं एंड में लेती हूँ तो उसमें मुझे लगता है कि स्टूडेंट जो हैं वो पूरी क्लास जो है वो उसमें पीछे का ही देखते रह जाते हैं कि जी क्योंकि मुझे तो नज़र नहीं आ रहे होते ना, सो जस्ट कीप ऑन स्टक, दे आर स्टक ऑन द प्रीवियस लेक्चर जो भी हो रहा होता है, तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द करंट। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि क्लास से बिल्कुल ही अलग हो जाए। तो अगर आप लोग वेडनेसडे को नहीं देना चाहते तो इट्स ओके विद मी, आप जिस दिन भी दे सकते हैं, मुझे बस टाइम बता दें, मैं क्विज अपलोड करके जो है वो आप 5-6 तो लोग हैं आपस में डिस्कस कर लीजिए, और उसके बाद जो है मैं क्विज अपलोड करके उसको स्केड्यूल कर दूंगी, वो उस टाइम पे आपको विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ जो है वो आप मुझे बेशक कल तक बता दें कि परसों देना चाहते हैं, अगर परसों देना चाहते हैं तो किस टाइम पे देना चाहते हैं, और अगर परसों नहीं देना चाहते हो तो इस वीक में आप जिस दिन भी देना चाहते हैं, आई एम ओके विद दैट। ठीक है, बट आई वुड लाइक कि आप इसी वीक में दे दें, एंड इट वोंट बी समथिंग डिफिकल्ट, क्योंकि पहला क्विज है, उसके बाद जो, और असाइनमेंट फिलहाल मैंने पार्शली बनाई है, फुली नहीं बना पाई हूँ, लेकिन इसी वीक में इंशाल्लाह मैं आपको असाइनमेंट भी दे दूंगी। ठीक है, तो इसके लिए सॉरी, जो लेक्चर्स आप हमें देंगे जी जी, दे क्विज शुड में बी एनफ। 11th। जी जी बिल्कुल, आपके पास जो लेक्चर्स हमने अभी तक किए हैं ना, जिस तरह फॉर एग्जांपल आई कैन आस्क यू कि जी स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या हो सकता है इस पर्टिकुलर केस में, और आई कैन आस्क यू कि जी इस तरह की चीज़ें जो लेक्चर, क्योंकि अभी तक असाइनमेंट हमने नहीं दी ना की, तो इसलिए जो लेक्चर्स हैं उससे ही रेलेवेंट होगा, मैं इधर उधर से नहीं कुछ भी दूंगी आपको। ठीक है, ओके, चले हम थोड़ा सा जो है ना इसको मैं सिर्फ एरर को डिस्कस करके हम इसको रोक देते हैं, अगली क्लास में फिर हम वी विल ट्राई टू फिनिश इट। ओके, सो एरर जो है दैट आई नो कि एरर एट इंस्टेंट n जो है दैट इज इक्वल टू d ऑफ n माइनस x ट्रांसपोज n h ऑफ n। ठीक है, अब इसमें से मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दी है सिर्फ और सिर्फ x ट्रांसपोज n h नॉट, वेयर h नॉट जो है वो मैं ऑप्टिमम एच ओ ऐसे तो मुझे कहना चाहिए इसको, बिकॉज दिस इज द ऑप्टिमम एरर वेक्टर, और माइनस एक्स ट्रांसपोज एन एच ऑफ एन। ओके, अब नाउ दिस एक्स ट्रांसपोज एन एच नॉट, ठीक है, ये मैंने सेपरेट कर लिया, माइनस एक्स ट्रांसपोज मैंने कॉमन निकाल लिया, एंड इन बिटवीन आई हैव एच ऑफ एन माइनस एच नॉट। ओके, दिस इज ऑप्टिमम एरर। वाई? बिकॉज आप देखें कि इसमें से ऑप्टिमम वेट जो है दैट इज मल्टीप्लाइड बाय द इनपुट वेक्टर, विच मीन्स के जब मैं डिजायर्ड में से इसको करूंगी और ऑप्टिमम आ चुका है, सो दैट इज द बेस्ट जो कि हमें मिल सकता है। तो सो दिस इज द बेस्ट या लीस्ट एरर आप कह लें, ऑप्टिमम एरर का मतलब है कि लीस्ट एरर है। और यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, दिस इज एक्स ट्रांसपोज ऑफ एन एंड दिस इज द एरर वेक्टर वी ऑफ एन। मैम यहाँ पर प्लस का साइन ही होगा? एक्चुअली नहीं, मैंने इसको पहले ले गई हूँ ना। ओके, ठीक है ना, और वो वाला प्लस फिर माइनस हो गया। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू ई ऑफ एन। ओके, अच्छा, अब इसमें से सो दिस इज एक्चुअली द this is the estimation error when the filter weights are optimum। ठीक है, और यहाँ इस अगर वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ इस केस पे v of n plus 1 जो मेरे पास इक्वेशन थी,
इट वाज म्यू टाइम्स ई ऑफ एन था, तो ई ऑफ एन की जगह मैं ये पूरी चीज़ अगर लगा देती हूँ, this comes out to be H transpose of n V of n and then X of n. Okay, let's just stop here. अच्छा, आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है, वो ये है कि मैं ये अपलोड कर दूंगी अभी स्लाइड्स, एंड आई वुड लाइक कि इसमें ना थोड़ी सी मैं आगे की स्लाइड जो डेरिवेशंस की है वो भी अपलोड कर दूंगी, और मैं चाहूँगी कि आप एक आध स्लाइड है, ज़्यादा नहीं है, मैं चाहूँगी कि जो है वो आप इन स्लाइड्स को ना एक दफ़ा ये डेरिवेशंस देख कर आइए, एंड देन वी विल ट्राई टू एक्चुअली कवर LMS जो है ना उसको हम नेक्स्ट टाइम जो है वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ी सी डेरिवेशन देख कर आइएगा, बाकी कुछ डेरिवेशन क्योंकि लर्निंग की कर्व्स की भी काफ़ी डेरिवेशन है, तो फिर वही बात है कि मतलब वी मे स्पेंड मोर टाइम जितना कि हमें करना चाहिए। तो बल्कि ये मैं सारी ही आपको वो कर दूंगी अपलोड, जितना भी आप देख कर आ सकते हैं दैट वुड बी गुड। और बाकी ये कि मुझे क्विज़ का टाइम बता दीजिएगा, और लेट्स स्टॉप हियर, क्योंकि अभी मैं आगे चीज़ करती भी हूँ तो वी वोंट बी एबल टू complete it. Okay, let me stop the मैम क्विज में लेक्चर 9, 10 and 11 है। lecture 9, 10 and 11 जी बिल्कुल, जो आपके 12, 13 नहीं है।